हित किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा गुवाहाटी में मौजूद हैं, उन्हीं का हम रुख कर रहे हैं। अखिलेश जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आपने सुना, हमने अपने दर्शकों को सुना है। पूरे भाषण को किस तरह से देखा जाए? जिस तरह से विपक्ष पर हमला उन्होंने किया, कई सरकारी योजनाओं को उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, 2024 की एक झलक कह सकते हैं? निश्चित तौर पर जय। और हाल ही में जो 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की असम की ये यात्रा एक तरह से यहाँ के जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना भी है। और दूसरी बात यह कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे उनको जमीन पर उतरते दिखाना भी जनता को, ये भी उनका उद्देश्य था। क्योंकि जिस एम्स गुवाहाटी का आज उन्होंने उद्घाटन किया है, निरीक्षण किया है, 2017 में उसी का शिलान्यास भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। तो 6 साल में बनकर के तैयार हुआ है। पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, जनता के लिए एक बड़ा दिन, कि उनके लिए एक बड़ी सुविधा यहाँ पर मेडिकल की मिली है। 3 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसके प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। और आज से असम का जो नववर्ष है वो शुरू हो रहा है। इस अवसर पर बिहू का एक बड़ा आयोजन किया गया। बिहू जो है वो पारंपरिक नृत्य है असम के लोगों का, और बड़े स्टेडियम में 10,000 से ज्यादा कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ रहा है। उस मौके पर भी पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो कुल मिलाकर असम की जनता को संदेश, और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में एक तरह से उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी करती है और विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आड़े हाथों भी लिया है। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का आगे का क्या कार्यक्रम है? 4 बजे शायद एक रोड शो भी वो करने जा रहे हैं। देखिए, जब वो निकलेंगे स्टेडियम के लिए बिहू के इस कार्यक्रम को देखने के लिए, तो सड़क के दोनों ओर जनता जो है वो भारी संख्या में उमड़ी है पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। तो वो अपनी गाड़ी से जाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस स्टेडियम तक जाएंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। और स्टेडियम जाकर के वहां पर पहले से काफी तैयारियां हैं। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्टेज पर ही बिहू के जो रंग था उसमें रंगे हुए नजर आए थे, वो खुद भी करते हुए नजर आए थे। तो वैसे ही कुछ दृश्य आज एक बार फिर से हमें देखने को मिलेंगे, जब 10,000 से ज्यादा कलाकार आज जो असम का नववर्ष शुरू हो रहा है उस अवसर पर बिहू नृत्य को एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है, उसके कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ देर पहले जो भाषण दिया उसमें तमाम सरकारी योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही असम को यहाँ पर मेडिकल जो एम्स है 2017 में खुद प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया था, आज उसका उद्घाटन किया है। और 3 मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर शुरुआत हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह की तैयारियां, लोक कलाकार बिहू नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज उन तमाम कलाकारों से कुछ देर में मुलाकात भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह बीरभूम में एक रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बीरभूम जिले में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस भी इस जिले पर फोकस कर रही है। बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को भी यहां पर झटका लगा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीरभूम से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में आने वाले हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिला तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, खास करके अनुब्रत मंडल के वजह से। अनुब्रत मंडल टीएमसी के जिला अध्यक्ष है और वो यहाँ के नेता माना जाते हैं। तृणमूल का कार्यक्रम, कैंडिडेट कौन होगा, कैसे चुनाव का कैंपेन होगा, ये सारी चीज़ें अनुब्रत मंडल के हाथ में होता था। टिकट किसको मिलेगी, सारी चीज़ें अनुब्रत मंडल के नेतृत्व के में होता था। और अनुब्रत मंडल को ममता बनर्जी भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और आज यहाँ पे अमित शाह आ रहा है तो अनुब्रत मंडल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद माना बीजेपी को लगता है कि शायद इस जिले में बीजेपी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर इस रैली का स्टेज देखें तो यहाँ पे बीजेपी के जो विषय है, जिस विषय पे अमित शाह बात करने वाले हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। हिंसा, भ्रष्टाचार, भय मुक्त बंगाल के बनाने का एक जो प्रस्ताव अमित शाह यहाँ के लोगों के बीच में रखने वाले हैं इस स्टेज से, इस मंच से, उसका जो मैसेज है जो यहाँ पे लिख दिया गया है बीजेपी द्वारा। लेकिन साथ साथ अगर आप दोनों पार्टी को देखें, पश्चिम बंगाल में जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, जो मेन पार्टीज है, उनके बीच में लड़ाई ना सिर्फ जो सीट वो जीते हैं उन पर है, लेकिन जो सीट इन पार्टियों ने हारे हैं उन सीटों को लेकर भी लड़ाई हो रहा है। तो अगर अभिषेक बैनर्जी कुछ दिन पहले बांकुड़ा जाते हैं जहां पे बीजेपी को दोनों सीट मिला है, तो वहीं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आज बीरभूम आते हैं जहां पे दोनों सीट तृणमूल को मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी जो 18 सीट मिला था 2019 में, उससे ज्यादा सीट ले आना चाहता है और तृणमूल जो सीट उन्होंने खोया है बीजेपी के जीत की वजह से, वो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी ने स्ट्रेटेजी तय कर लिया है। 2024 के चुनाव लगता है दूर है, लेकिन राजनीतिक हिसाब से अगर आप देखें ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए पार्टियों ने यहाँ पे कैंपेन शुरू कर दिया है। और ये कैंपेन आज अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है यहाँ आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और अगर आप आगे देखें तो तृणमूल के भी ऐसे कई सारे कैंपेन हैं, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमित शाह ने बीजेपी का कैंपेन का मुद्दे क्या होंगे, हिंसा मुक्त राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भय मुक्त बांग्ला गोरबे बीजेपी, जिसका मतलब भय मुक्त बांग्ला तैयार करेगा बीजेपी, ऐसा प्रस्ताव अमित शाह यहाँ के लोगों के सामने रखने जा रहे हैं।
और अब बात करते हैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनकी आज 132वीं जयंती है और इस मौके पर संसद भवन में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। संसद भवन जाकर उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहां पहुंचे, उन्होंने भी भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी इस खास मौके पर थी। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाबा भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। और बात करते हैं विपक्षी एकता की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी एकता को लेकर कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए, जैसे कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हमें उनके पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक होकर लड़ना होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम सब एक साथ हैं। आज शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि 17 अप्रैल को उद्धव ठाकरे से कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल मिलेंगे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं से नीतीश और तेजस्वी भी मिल चुके हैं, तो लगातार यहां पर कवायद चल रही है 2024 से पहले किस तरह से विपक्षी एकता को कायम रखा जाए। मैं इसे कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन अपोजिशन पार्टी है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। काकी जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की शुरुआत है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड। पवार साहब से भी राहुल जी और खड़गे साहब की बातचीत कल हो गई है, यह अच्छे संकेत है। उससे पहले मुंबई में उद्धव जी और शरद पवार साहब की मुलाकात हुई है। मैंने आज ही पढ़ा है कि राहुल जी ममता बनर्जी को भी मिलने वाले हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमेशा दृष्टिकोण रहा है या षड्यंत्र रहा है कि कोई अपोजिशन एक साथ न मिले, एक साथ न रहे, ये भ्रम उनका टूटने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष एक रहेगा। सोमवार को 5 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर महासचिव वेणुगोपाल जी, केसी वेणुगोपाल जी मुंबई में आ रहे हैं, उद्धव जी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उनके बाद मुझे लगता है कि एक मुलाकात खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के साथ भी हो सकती है। जब मैं दिल्ली में राहुल जी से मिला था, सोनिया मैडम भी थी वहाँ, तब हमने भी बातचीत की है और हमने भी उनको न्योता दिया है कि आपको मुंबई में आना है। कर्नाटक बीजेपी में बगावत देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस में आज शामिल होंगे लक्ष्मण सावदी, कर्नाटक के जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया से वो मिले हैं और लिंगायत समुदाय से आते हैं लक्ष्मण सावदी। बीजेपी ने लक्ष्मण सावदी को टिकट नहीं दिया और बताया जा रहा है कुछ देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कांग्रेस की और 10 मई को यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना है। टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से लक्ष्मण सावदी ने इस्तीफा दे दिया था और आज बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। I had a detailed hour-long meeting with him, so I wanted my CLP also to meeting, my General Secretary also meeting. We have finished our meeting. He is resigning. Then he has been admitting to the Congress party. There is no condition. It is our bound duty. He is a very senior leader of the BJP. Was a deputy CM. So he had 5 years of his tenure, but still we feel that he has been humiliated. It is our bound duty to take such great leaders to the Congress party. There are still so many leaders, about more than 9-10 sitting legislators who wanted to join us, but we are just looking. We don't have a space to accommodate them. If without any conditions, if they come, definitely we will take. और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को समन मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें यहां थोड़ी बढ़ रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को गोवा पुलिस ने समन जारी कर 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर लगाने पर यह केस दर्ज किया गया था। इस समन के मुताबिक गोवा के पेरनेम पुलिस के सामने केजरीवाल को पेश होना है। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो गोवा जरूर जाएंगे और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। वहीं पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस पर कानूनी सलाह लेने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। गोल फैंस के माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद का शव उसके नाना और मौसा को सौंपा जाएगा। शव को आज ही दफन किया जाएगा। कल झांसी में यूपी एसटीएफ ने उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।
उत्तर प्रदेश में झांसी के बड़ा गांव थाने में असद अहमद के एनकाउंटर को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई। एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार ने एफआईआर दर्ज की। एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी। अतीक अहमद के बेटे असद गुलाम के एनकाउंटर को लेकर ये 3 एफआईआर दर्ज की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि असद और गुलाम अतीक के काफिले पर हमला करके सरकार की किरकिरी करवाना चाहते थे, क्योंकि काफिले में सुरक्षा ज्यादा थी, इसलिए अतीक को छुड़ाने की बजाय इनका प्लान सिर्फ हमला करने का था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से अब एटीएस की टीम भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी असलहों की तस्करी को लेकर एटीएस उनसे सवाल जवाब करेगी। साथ ही आईएसआई कनेक्शन के साथ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से संबंधों पर भी पूछताछ होगी। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने हत्या की बात कबूल ली है। अतीक के आदेश पर बरेली जेल में हत्या की साजिश रची गई थी। 11 फरवरी को असद और उसके साथियों ने बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात की थी। ये मुलाकात जेल अधिकारियों की सांठगांठ से हुई थी। नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में राजस्थान पुलिस ने 2 आरोपी मोनू राणा और गोगी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था। दरअसल गो तस्करी के शक में नासिर और जुनैद की हत्या की गई और बाद में उनके शव जले हुए हालत में मिले। पंजाब पुलिस को भगौड़े अलगाववादी अमृतपाल सिंह के राजस्थान में होने की सूचना मिली है। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मदद मांगी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और दूसरे इलाकों में उसकी तलाश जारी है। नॉर्थ ईस्ट को प्रधानमंत्री ने दी गुवाहाटी एम्स की सौगात। कहा, पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी की, वहीं हमने सेवा भाव से काम किया। साथ ही स्वास्थ्य योजनाओं से गरीबों को होने वाले फायदे गिनवाए। नागालैंड के मौन जिले में 13 नागरिकों की हत्या के आरोपी 30 जवानों पर नहीं होगी कार्रवाई। जवानों पर कार्रवाई से रक्षा मंत्रालय का इनकार। नागालैंड पुलिस की एसआईटी ने चार्जशीट में इन 30 जवानों को बनाया था आरोपी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत विवाद में अब कमलनाथ की एंट्री। दोनों नेताओं के बीच करेंगे मध्यस्थता। सूत्रों के मुताबिक पायलट पर कार्रवाई फिलहाल ठंडे बस्ते में। कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, यह फैसला भ्रामक अनुमानों पर कर्नाटक सरकार मंगलवार को देगी जवाब, जब तक नए नोटिफिकेशन पर अमल नहीं। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर को लेकर 3 एफआईआर यहां पर दर्ज कराई गई है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार ने उत्तर प्रदेश के झांसी के बड़ा गांव थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई। पहली एफआईआर में असद और गुलाम पर हत्या के प्रयास को लेकर ये एफआईआर है। दूसरी एफआईआर असद से बरामद पिस्टल के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं तीसरी एफआईआर की बात करें तो यहां पर गुलाम से बरामद विदेशी पिस्टल के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। और असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि ये दोनों अतीक के काफिले पर हमला करके सरकार की किरकिरी करवाना चाहते थे, क्योंकि काफिले में सुरक्षा ज्यादा थी, इसलिए अतीक को छुड़ाने की बजाय इनका प्लान सिर्फ हमला करने का था। इसमें बताया गया है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से भागते हुए असद ने 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। प्रयागराज से भागकर वो कानपुर, फिर दिल्ली, दिल्ली से अजमेर और फिर मुंबई पहुंचा। मुंबई से वो नासिक होते हुए कानपुर लौटा। कानपुर से वो झांसी गया था। इस दौरान उसने ट्रेन में सफर नहीं किया। तो उमेश पाल हत्याकांड में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से देर रात तक पुलिस ने पूछताछ की। दोनों को प्रयागराज कोर्ट से 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है और यूपी पुलिस ने सवाल जवाब कल किए। कोर्ट में जमा चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि अतीक अहमद के रिश्ते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से है। उधर असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद इनके शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। आज शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। इससे पहले कल दोपहर करीब 12 बजे माफिया अतीक का बेटा और उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अहमद और शूटर गुलाम को झांसी में यूपी एसटीएफ ने कल एनकाउंटर कर मार गिराया था। आज उसके शव को दफनाया जाना है। और हरियाणा के चर्चित भिवानी हत्याकांड मामले की बात करते हैं, जिसमें राजस्थान की भरतपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। नासिर जुनैद मर्डर केस में 10-10 हजार रुपए का जिन पर इनाम था, आरोपी मोनू राणा और गोगी, उनको गिरफ्तार भरतपुर पुलिस ने कर लिया है। दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। दरअसल ये मामला फरवरी का है, जब गो तस्करी के शक में नासिर और जुनैद का अपहरण किया गया, उनकी हत्या कर दी गई। नासिर और जुनैद दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। इनके जले हुए शव 16 फरवरी को भिवानी में एक गाड़ी से बरामद हुए। मोनू राणा और गोगी, इन दोनों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद इनसे आगे पूछताछ के लिए, इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी लेने के लिए, सारे घटनाक्रम की सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, इनसे विभिन्न एविडेंसेस की रिकवरी करने के लिए, इनके शेष साथियों जो अभी भी फरार हैं वो कहाँ छिपे हुए हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। 10 दिन का पुलिस रिमांड इन दोनों गिरफ्तार अपराधियों का हमें मिला है। इस दौरान विस्तार पूर्वक इनसे पूछताछ की जाएगी। प्रायोजक हैं
माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद का शव उसके नाना और मौसा को सौंपा जाएगा। शव को आज ही दफन किया जाएगा। कल झांसी में यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उत्तर प्रदेश में झांसी के बड़ा गांव थाने में असद अहमद के एनकाउंटर को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई। एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार ने एफआईआर दर्ज की। एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी। अतीक अहमद के बेटे असद गुलाम के एनकाउंटर को लेकर ये 3 एफआईआर दर्ज की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि असद और गुलाम अतीक के काफिले पर हमला करके सरकार की किरकिरी करवाना चाहते थे, क्योंकि काफिले में सुरक्षा ज्यादा थी, इसलिए अतीक को छुड़ाने की बजाय इनका प्लान सिर्फ हमला करने का था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से अब एटीएस की टीम भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी असलहों की तस्करी को लेकर एटीएस उनसे सवाल जवाब करेगी। साथ ही आईएसआई कनेक्शन के साथ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से संबंधों पर भी पूछताछ होगी। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने हत्या की बात कबूल ली है। अतीक के आदेश पर बरेली जेल में हत्या की साजिश रची गई थी। 11 फरवरी को असद और उसके साथियों ने बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात की थी। यह मुलाकात जेल अधिकारियों की सांठगांठ से हुई थी। नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में राजस्थान पुलिस ने 2 आरोपी मोनू राणा और योग गोगी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था। दरअसल गो तस्करी के शक में नासिर और जुनैद की हत्या की गई और बाद में उनके शव जले हुए हालत में मिले। पंजाब पुलिस को भगौड़े अलगाववादी अमृतपाल सिंह के राजस्थान में होने की सूचना मिली है। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मदद मांगी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और दूसरे इलाकों में उसकी तलाश जारी है। शरद पवार की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को उद्धव ठाकरे से कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल मिलेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे से मुलाकात। दिल्ली में कल से 26 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी हो सकती है बंद। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा, उपराज्यपाल ने रोक रखा है प्रस्ताव, मुझे मिलने का वक्त तक नहीं दे रहे। उमेश पाल शूटआउट केस में 5 दिन की रिमांड पर माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। कल देर रात तक हुई पुलिस पूछताछ। उधर एनकाउंटर में मारा गया अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम का हुआ पोस्टमार्टम। आज परिवार को सौंपा जाएगा शव। भिवानी के नासिर जुनैद हत्याकांड में राजस्थान की भरतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 10-10 हजार का इनामी आरोपी मोनू राणा और गोगी गिरफ्तार। दोनों 10 दिन के रिमांड पर। गो तस्करी के शक में अपहरण और हत्या का है आरोप। नॉर्थ ईस्ट को पीएम ने दी गुवाहाटी एम्स की सौगात। कहा, पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी की, वहीं हमने सेवा भाव से किया काम। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में गरीबों को होने वाले फायदे गिनवाए। कोरोना के आंकड़ों ने फिर बढ़ाई चिंता। देश भर में एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस आए। दिल्ली में 1,500 पार मामले, तो महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों में आ रहे हैं 1,000 से ज्यादा केस। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आतिशी ने अंदेशा जताया है कि कल से दिल्ली के 46 लाख परिवारों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बावजूद राज्यपाल ने फाइल रोक रखी। वो उनसे मिलने का वक्त चाहती हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है। 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए। ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं इस पूरी खबर को। शरद, आतिशी ने कहा कि कल से हो सकता है कि 46 लाख लोगों को बिजली की सब्सिडी मिलनी बंद हो जाए। क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से बताइए। सर, ये बहुत लंबे समय से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में बिजली सब्सिडी को लेकर टकराव चल रहा है। आम आदमी पार्टी के या दिल्ली सरकार के आरोप या उपराज्यपाल के आरोप और दावे, इन सबको अगर एक जगह रख लें और सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें तो कहानी ये है कि हुआ ये कि दिल्ली सरकार ने अपने बजट में, जो बजट मार्च में पेश किया गया था, उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया। जैसा कि कई सालों से दिल्ली में सब्सिडी चल रही है कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त होती है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली 50% उस पर छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो ये फाइल दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को भेजी कुछ दिनों पहले मंजूरी के लिए। अभी तक वो फाइल मंजूर होकर आई नहीं है। उसके बाद टाटा पावर जो कंपनी है, दिल्ली में 3 डिस्कॉम्स हैं, बिजली वितरण कंपनियां हैं, तो तीनों ने ही, चाहे वो टाटा की हो चाहे वो रिलायंस की हो, तीनों ने ही ये लिख के दे दिया है कि हमें सरकार की तरफ से सब्सिडी को लेकर कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए हम कल से, यानी जब से उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो तब से कल से जो है वो नॉर्मल बिलिंग करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर उनको कोई सूचना नहीं मिलती है तो अब जिनका बिल साइकिल का समय आ गया है, यानी कि सोमवार से ऊर्जा मंत्री आतिशी का कहना है कि जो बिल आएंगे तो 31 मार्च तक तो उनको जो बिल आएगा वो सब्सिडी के हिसाब से आएगा, क्योंकि 31 मार्च तक सब्सिडी सरकार ने दी हुई है। लेकिन 31 मार्च से और अब 14-15 अप्रैल तक, यानी अगर 15 दिनों का बिल आएगा तो ये बिल तो नॉर्मल रेट पर आएगा और
उससे पहले का जो 15 दिन होंगे वो जो है सब्सिडी के साथ आएगा। यानी कि जो सब्सिडी है, अगर आगे सूचना नहीं आती है, उपराज्यपाल से फाइल मंजूर होकर नहीं आती है, तो दिल्ली वालों को जो अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से जो बिजली मुफ्त या बिजली सस्ती मिल रही थी वो मिलना बंद हो जाएगी, अगर उपराज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं इस फाइल को तो। शुक्रिया शरद इस पूरी खबर को समझाने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या रुख अख्तियार किया जाता है। शुक्रिया आपका। हरियाणा के चर्चित भिवानी हत्याकांड मामले में राजस्थान की भरतपुर पुलिस को कामयाबी मिली। नासिर जुनैद मर्डर केस के 10-10 हजार रुपए के इनामी आरोपी मोनू राणा और गोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए और खास इंटरव्यू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ शुक्ला। तो सौरभ, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है और हमारे साथ इस वक्त आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव मौजूद हैं। गौरव, जिसे हमारी लगातार 16 फरवरी से बात हो रही है, जब जुनैद और नासिर का अपहरण हुआ, उनको पीटा गया, उसके बाद उन्हें मेवात के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां से उनको कहां ले गए और फिर बाद में अगले दिन उनकी जली हुई बॉडीज गाड़ी में भिवानी में मिली थी। गौरव जी, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी कि दो आपने इस पूरे केस में जो अपराधी हैं, एक्यूज हैं, उनको पकड़ा है, मोनू राणा को और गोगी को। कितना मुश्किल था, क्योंकि केस राजस्थान पुलिस के पास है, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन और सारे आरोपी हरियाणा में है, और हरियाणा पुलिस से कितना समर्थन मिला और इनको पकड़ना कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए, हमारे लिए ऑपरेशनल चैलेंज ये था, सबसे पहले भरतपुर के बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर के पास एक क्षेत्र से इन दोनों का अपहरण किया गया। अपहरण करते ही तुरंत इन्हें हरियाणा क्षेत्र में ले गए, गंभीर रूप से इनके साथ मारपीट की गई। आगे का संपूर्ण घटनाक्रम, इन्हें ले जाने का, मारने का, मारपीट करने का,